सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। राहुल के जवाब से असंतुष्ट शीर्ष अदालत ने उन्हें मानहानि का नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी का वो नारा जो राहुल की हर सभा में गूंजता है। पिछले दिनों इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। आपको बता दें, राहुल गांधी राफेल खरीद को लेकर पीएम मोदी को चोर कहते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की ओर से जनसभा के दौरान बार बार कहा गया था कि अब तो कोर्ट ने भी चौकीदार को चोर मान लिया है, जबकि कोर्ट की ओर से इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसी को लेकर बीजेपी की मीनाक्षी लेखी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राहुल ने माफी नहीं मांगी है, सिर्फ अफसोस जताया है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अभी तक उन्होंने राहुल गांधी का जवाब नहीं पढ़ा। इसके बाद सीजेआई ने मुकुल रोहतगी को राहुल गांधी का जवाब पढ़ने को कहा। इस पर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया है। राहुल गांधी ने माना है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान पर केवल खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि अवमानना मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी खेद जता चुके हैं, लेकिन जानबूझकर ये मामला उठाया जा रहा है क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहरहाल सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और इसी दिन राफेल विवाद पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तीसरे चरण में आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में देश भर के लगभग 64.16% तक मत डाले गए। लेकिन कई जगह में हिंसा की भी खबरें आई। इनमें सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां मुर्शिदाबाद में बम फटने से टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में देश भर में लगभग 62.16% मत डाले गए। तीसरे चरण में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 74 सीटें बेहद निर्णायक मानी जा रही हैं और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। लेकिन कई जगह से हिंसा की भी खबरें सामने आई। इनमें से सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां मुर्शिदाबाद में बम फटने से टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। इसी जिले में टीएमसी काउंसलर के पति पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने हमला भी किया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से घटना की रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद के दोमकल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 के पास के एक देसी बम फटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए, जो टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएपीएफ के सबसे अधिक 96% तैनाती मुर्शिदाबाद जिले में है और उसके बाद मालदा में 91.4% में रही। लेकिन इसके बावजूद भी मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा की घटना में से एक व्यक्ति की मौत होना चिंता की बात है। उधर मालदा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के कालिया चौक में बाइक सवार बदमाशों ने मतदान केंद्रों के बाहर क्रूड बम फेंके थे। उसी से टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए थे। इसके साथ ही कई सीटों पर ईवीएम खराबी को लेकर भी हंगामा होने की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का किला माना जाता है और इसी सीट पर 2014 में मोदी लहर के बावजूद लेफ्ट की जीत हुई थी। हालांकि 5 साल बाद हालात और समीकरण दोनों बदल गए हैं। अब टीएमसी और बीजेपी दोनों लेफ्ट के इस गढ़ पर हमला करने को तैयार हैं। कांग्रेस भी जी जान लगा रही है। बता दें कि पहले और दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई थी और अब तीसरे चरण में भी हिंसा की खबरों का आना इस ओर इशारा करता है कि घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के दौरान यूपी के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं यूपी के ही एटा में भी पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट हुई। कार्रवाई करते हुए दोनों ही पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र से हटा दिया गया।
चुनाव हो और हिंसा ना हो, शायद ये संभव नहीं है। हिंसा से ही तो सियासत का पारा चढ़ता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के संभल लोकसभा में सम्मिलित मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा के बूथ नंबर 231 पर वोटिंग चल रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए पीठासीन अधिकारी मोहम्मद जुबैर पर सपा वोट डलवाने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल बिलारी विधानसभा के बूथ नंबर 231 पर एक महिला मतदाता वोट डाल रही थी। किसी खामी के चलते महिला ने पीठासीन अधिकारी को बुलाया तो पीठासीन अधिकारी ने महिला की जगह खुद ही सपा का बटन दबा दिया। बताया जा रहा है कि महिला किसी और को वोट देना चाहती थी। बूथ के बाहर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता चली तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और पीठासीन अधिकारी को बूथ से जबरदस्ती बाहर खींच लिया और उसकी एक साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि बूथ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ बूथ पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा था तो उसकी शिकायत अधिकारियों से करनी चाहिए। पीठासीन अधिकारियों को मतदान बूथ से खींचकर बाहर लाकर उसकी पिटाई करना गलत है। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को मतदान केंद्र से हटा दिया, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर भेज दिया। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से मतदान केंद्र पर तैनात अन्य कर्मचारी में आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के एटा जिले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ भी मतदाताओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पर जबरदस्ती सपा को वोट डलवाने का आरोप लगाया। इसके बाद हंगामा हो गया। हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी योगेश कुमार को हटा दिया गया। दरअसल एक मतदाता का आरोप था कि एक बुजुर्ग महिला वोट डालने आई थी, उसका वोट पोलिंग पार्टी में तैनात पीठासीन अधिकारी ने खुद साइकिल पर डाल दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे कमल के फूल पर वोट डालना था, लेकिन मुझे कम दिखता है, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी की मदद ली, लेकिन उसने मेरा वोट साइकिल पर डलवा दिया। चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन मारपीट करना इसका समाधान नहीं है। पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों को लेकर कोई परेशानी है तो उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है, लेकिन आजकल हर कोई मारपीट और हंगामों पर ज्यादा फोकस करता दिखता है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तीसरे चरण के लिए वोटिंग में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये चरण इसलिए भी खास है क्योंकि इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उन पर कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। के महारण में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। ये चरण कई मायनों में बाकी चरणों से खास नजर आता है। जहां एक तरफ एक से एक बढ़कर दिग्गज मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के होम टाउन में होम रन मारने के लिए सभी दलों ने भी जान लगा दी है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 371 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पीएम मोदी ने मां का आशीर्वाद लेकर गांधीनगर से अपने मत का इस्तेमाल किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक पर प्रहार करते हुए कहा कि आतंक के आईईडी से ज्यादा पावरफुल लोकतंत्र का वीआईडी है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कि धूप में दौड़ रहे हैं। थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के लिए सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ कई स्टार नेताओं ने भी अपना वोट डाला। गुजरात की गांधीनगर सीट से इस बार अमित शाह खुद चुनावी मैदान में हैं।
अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भारी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराएं। आपका एक मत देश को सुरक्षित कर सकता है। आपका एक मत देश को समर्थ बना सकता है। आपका एक मत देश को समृद्ध बना सकता है। आपका एक मत देश को विकास की पटरी पर चढ़ा सकता है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 6 बार इस सीट से सांसद रहे, लेकिन 2014 में जीतने के बाद से 2 ही बार आडवाणी गुजरात आए। बेशक पार्टी ने आडवाणी का टिकट इस बार काट दिया, लेकिन आज गुजरात आकर आडवाणी ने अपना वोट डाला। इस चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिस केरल की सीट से हैं, उस पर भी आज मतदान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव का ये चरण इसलिए भी खास है क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा 117 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण के साथ ही गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, दादर नगर हवेली और दमन दीव की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। साथ ही यूपी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर थी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव के दमखम का चुनावी टेस्ट है, तो वहीं फिरोजाबाद में चाचा भतीजा आमने सामने हैं। बहरहाल 117 सीटों पर 1630 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया और अब सभी को इंतजार 23 मई का है, जब नतीजे सामने आएंगे। हाँ, तब तक कयासों और अटकलों का दौर चलता ही रहेगा। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 के चलते देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में कई नामी चेहरे जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में बॉलीवुड के जिद्दी अभिनेता सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक रिपोर्ट देखिए। सनी देओल एक ऐसे एक्टर जिनका नाम लेते ही देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी फिल्में जहन में आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सनी ने रोमांटिक या कॉमेडी मूवीज ना की हों, लेकिन आज सनी देओल अपनी सोशल या फिर ऐसी फिल्में जिसमें देश को सर्वोपरि दिखाया गया हो, ऐसी फिल्मों से जाने जाते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ एक्टर ही नहीं रहे, बल्कि राजनेता बनने जा रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के माचो मैन सनी देओल ने हाल ही में अभिनेता से नेता बनने की नई पारी शुरू की है। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर सनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार और अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही मैं अब मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी अगले 5 साल और पीएम रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के युवाओं को मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इस परिवार से जुड़कर जिस तरह से भी जो भी कर सकता हूं, वो सब दिल से करूंगा। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई सालों का पारिवारिक संबंध अब राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। 2008 में धर्मेंद्र पार्टी से सांसद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई सालों का पारिवारिक संबंध अब राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। 2008 में धर्मेंद्र पार्टी से सांसद थे। उनके पुत्र सनी देओल भी जनता के बीच रहकर अपनी राजनीतिक छाप लोगों के बीच छोड़ेंगे, ऐसा हम सभी को भरोसा है। सनी देओल ने जिस तरह से फिल्मों के जरिए सुरक्षा बलों को उत्साह बढ़ाया है, उसी तरह वो राजनीतिक जीवन में भी अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सनी देओल भी कमल थाम सकते हैं। देओल परिवार से हेमा मालिनी पहले ही मथुरा से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2014 में भी हेमा मालिनी ने मथुरा से जीत दर्ज की थी। सनी देओल के पिता ने हेमा के लिए मथुरा पहुंचकर उनके लिए प्रचार भी किया था।
इस चुनाव में भी बॉलीवुड के कई चेहरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने मुंबई में छैया छैया गर्ल उर्मिला मातोंडकर को चुनाव में उतारा, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया प्रदा और मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया है। और अब सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। देखना होगा कि सनी देओल जिस तरह से फिल्मों में चमकता सितारा रहे हैं, क्या वो राजनीति में भी चमकेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बीच विवाद शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे दिलचस्प विवाद सांसद उदित राज से जुड़ा है, जिन्होंने अपने नाम के आगे से चौकीदार हटाया और फिर कुछ देर बाद चौकीदार शब्द फिर से जोड़ लिया। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ दिल्ली में फाइनली सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर से पर्दा हट गया है। हालांकि इस बार बीजेपी ने दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट से बीजेपी सांसद उदित राज का पत्ता काट दिया है और उदित राज की टिकट सूफी गायक हंसराज हंस की झोली में डाल दी है। ये बात उदित राज को किस हद तक चुभी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उदित राज ने अपनी सीट पर किसी और के नाम का ऐलान होते ही ट्विटर पर से अपने नाम के आगे से चौकीदार हटा दिया है और उदित राज चौकीदार से फिर से डॉक्टर बन गए। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने फिर से अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। पिछले कई दिनों से उदित राज को टिकट मिलने पर संशय बरकरार था। इससे पहले उदित राज ने आज सुबह ही ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूं, अगर टिकट नहीं दी जाती है तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा। इंडिपेंडेंट भरू कि नहीं, उसके संबंध में कार्यकर्ताओं को 9-10 बजे यहाँ पर बुलाया है। इंतजार मैं करूँगा पार्टी का अभी भी घंटा 2 घंटा, नहीं तो पार्टी तो छोड़ना ही है और इंडिपेंडेंट भी भरा जा सकता है, क्योंकि अभी कार्यकर्ता आ रहे हैं तो पूरे देश के लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि जो मेरे लोग हैं, उसके बाद हम फैसला लेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सांसद जी को इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, तभी उन्होंने उनकी सीट पर घोषणा होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे पार्टी छोड़ देंगी। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा था, मेरे टिकट पर घोषणा में देरी होने से पूरे देश में मेरे दलित समर्थकों में रोष है और जब मेरी बात पार्टी नहीं सुन रही है तो आम दलित कैसे इंसाफ पाएगा। जबकि तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारा गया तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि पार्टी ने उनकी धमकी को दरकिनार कर उनकी सीट पर हंसराज हंस को मैदान में उतारा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने चौकीदार कैंपेन से अपना सहयोग वापस लेते हुए नाम के आगे से चौकीदार हटा लिया। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ही देर बाद फिर से चौकीदार लगा भी लिया। वहीं अब अगर डॉक्टर उदित राज के सियासी सफर की बात की जाए तो उदित राज ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ को हराकर जीत दर्ज की थी। साथ ही अपनी इंडियन जस्टिस का भी बीजेपी में विलय किया था। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होते ही उदित राज ने कहा कि मैंने नया सांसद होने के बाद भी अच्छा काम किया। मैं दलितों की आवाज उठाता रहा हूँ। मैं बीजेपी का दलित चेहरा हूँ, आवाज उठाने वाला और जनाधार वाला। पार्टी छोड़ रही है तो हमें तो जाना ही है। वही अब अगर बात सिंगर हंसराज हंस के सियासी सफर की जाए तो हंसराज हंस ने अपने सियासी सफर की शुरुआत जनवरी 2009 में शिरोमणि अकाली दल से की थी। वे जालंधर सीट से चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। 18 दिसंबर 2014 को हंसराज हंस ने अकाली दल छोड़कर फरवरी 2016 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हालांकि थोड़े दिन बाद ही हंसराज हंस का कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया और 10 दिसंबर 2016 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बता दें कि बीजेपी ने इस बार 2 सीटों पर दांव खेला है। दिल्ली में उसने अपने 2 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है और पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी और उत्तर पश्चिम से सांसद उदित राज का टिकट काट दिया है। दिल्ली में 12 मई को मतदान होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का ये दांव बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हर दिन उसके साथ कोई न कोई विवाद जुड़ता जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रज्ञा ठाकुर के जवाब को संतोषजनक न मानते हुए उसे अस्वीकार कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लगातार विवादों में घिरी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हर दिन उनके साथ कोई न कोई विवाद जुड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बाबरी मस्जिद बयान मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। भोपाल के कमला नगर थाने में धारा 188 आईपीसी के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ टीटी नगर एसडीएम ने मामला दर्ज कराया है। इसमें 1 महीने की सजा या 200 रुपए का अर्थदंड या दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और प्रज्ञा ठाकुर ने नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया था। लेकिन आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रज्ञा ठाकुर के जवाब को संतोषजनक न मानते हुए उसे अस्वीकार कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। दरअसल साध्वी ने नोटिस के जवाब में कहा था कि मैंने किसी जाति, धर्म, समुदाय और भाषा इत्यादि के बीच उन्माद या धार्मिक भावनाओं को आहत करने अथवा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से बयान नहीं दिया था, बल्कि मेरे द्वारा दिए गए बयान मेरी स्वयं की अंतरात्मा की आवाज को व्यक्त करता है। जिस पर भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस जवाब को संतोषजनक न मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एक मामले में प्रज्ञा ठाकुर को राहत भी मिलती दिख रही है, जहां 2008 के मालेगांव विस्फोट में आरोपित भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर एनआईए ने खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है और इसे चुनाव आयोग देखेगा। जबकि भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ने उसे लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज करने की अपील की है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।